बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। बहस जो इस वक्त पूरे मुल्क में है वो हमारे इलेक्शन के निज़ाम के हवाले से इस्लाहात का वादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था, जिसमें दीगर जमातों ने काफ़ी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया था। आज मरीम नवाज़ ने कहा कि जब आपको टाइमिंग सूट करती हो सीक्रेट बैलेट की, मतलब हुकूमत को, तो तब आप उसको इस्तेमाल कर लें। आज आपको ओपन बैलेट की टाइमिंग सूट करती है तो आज आप इसकी बात करना शुरू हो गए। टाइमिंग के ऊपर ये सवाल कितना वैलिड क्वेश्चन है और वाकई क्या टाइमिंग की वजह से ही ओपन बैलेट का मामला लटक सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से क्या बात करेगी? और कल भी हमने बात की थी, रेट्स लग रहे हैं, भाव आ रहे हैं, और पीटीआई के अंदर जो पंजाब की सूरत हाल है उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी होंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई जो राना सनाउल्लाह दावा कर रहे हैं कि पीटीआई पंजाब में एक बड़ी बगावत हो सकती है, तो उसके कितने इम्कानात हैं? और अगर सीक्रेट बैलेट होता है तो क्या पीडीएम जो कि मुश्तरका उम्मीदवार भी अब मैदान में उतार रही है? आज आपने देखा होगा यूसुफ रज़ा गिलानी दो साबिक वज़राए आज़म के साथ हमारे सामने आए मीडिया पे जी, और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी किए हैं। तो एक जो आखिरी मामला हम आज के प्रोग्राम में रखेंगे वो है अददी एतबार से सूबों की नुमाइंदगी, तनासुब। आइन बनाने वालों का ख्याल ये था कि पंजाब की अजारादारी ना हो जाए, पंजाब का नंबर ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर हमने पंजाब से ही लोगों को सिंध का इलेक्शन लड़वाना है, या मतलब ये क्या है? इसको हम आइनी तौर पे, कानूनी तो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ये आइन की रूह के मुताबिक है या नहीं, ये भी एक सवाल है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल्लाह काकर साहब, जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। ससी पिलेजो साहिबा हमें ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं, और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की, उसकी चेयरपर्सन भी है। ससी, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल सहर वर्दी साहब किसी तारुफ के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ससी, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। इस वक्त जो माहौल है, जिस तरीके से खान साहब को लगता है कि सेनेट में उनका रिफॉर्म एजेंडा बहुत ज़्यादा स्टक हुआ और वो लेजिस्लेशन कर नहीं पाए, तो आप क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी को हेड भी करती हैं, तो आपको लगता है कि वाकई दोनों ऐवानों में मेजॉरिटी के बगैर पाकिस्तान में कानून साजी करना मुश्किल है, या ये खान साहब को मुश्किल लग रहा है? बहुत शुक्रिया तंजीला। और आपके जो हमारे दो गेस्ट बैठे हैं, एक मेरे कॉलेज भी हैं, उनको भी सलाम, अनवर साहब को, साहब को भी। बिल्कुल बात आपने ये बड़ी पर्टिनेंट रेज की है कि एक तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आती है तो जाहिर बात है, दोनों वैसे भी आम लेजिस्लेशन में भी दोनों ऐवानों से बिल को निकलना होता है, स्टैंडिंग कमेटी से निकलना होता है। आपकी जो है एक तो कॉन्स्टिट्यूशन तायीन करता है जवाबत को, और फिर जो आपके रूल्स प्रोसीजर होते हैं दोनों ऐवानों के। अब इसमें ये है कि इस वक्त जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स थी, तो जब अपोजिशन में भी पीटीआई हमारे साथ थी, तो आपको याद होगा कि हमने अच्छी खासी रिकमेंडेशन सजेशन जो है उसे उठाई थी, की थी, उसमें रखी थी स्टैंडिंग कमेटी से भी, वैसे भी, और एक ज्वाइंट कमेटी भी दोनों हाउसेस की बनी है। लेकिन आपने देखा है कि 2.5 सालों में उसकी मीटिंग्स ना होने के बराबर है, बल्कि हमारी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की है, उसमें ज्यादा इलेक्शन कमीशन क्योंकि वही डोमेन बनता है, वो आते हैं, तो हमने रिकमेंडेशन ज्यादा है आरटीएस से लेकर जो दूसरी भी ओवरसीज भी लास्ट वीक हमने मीटिंग की कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें ज्यादा रिकमेंडेशन आती हैं क्योंकि वो फंक्शनल है, वो एक्टिव कमेटी है। बाकी दोनों ऐवानों की जो कमेटी है जिसका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जिम्मेदारी भी बनती है, उसकी तो इस हुकूमत ने समझो कि उनको सरखाने की नजर कर दिया है। अब ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हर चीज आती है, और ये जो सेनेट ओपन वोट है उसमें तो मेरे ख्याल में इन्होंने भगदड़ में 2.5 साल तो कुछ नहीं किया पीटीआई ने। पहले उन्होंने कहा कि ये जो है इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, उसकी जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो फिर जब उनको लगा कि नहीं ये गलती कर बैठे हैं या ग्रे एरिया है, तो फिर वो भागे आए यहाँ कौमी असेंबली में, और वहाँ मुंह की खाई उन्होंने। स्टैंडिंग कमेटी से 12 मिनट में बिल निकालने की नाकाम कोशिश की। तो इस तरह नहीं होता। बात यह है कि जब अहम पॉलिसी मैटर में लेजिस्लेशन या कोई बात आती है तो जाहिर बात है उसको सबको सुनना पड़ता है, बैठना पड़ता है, टाइम लगता है। और यही चीज है कि अपोजिशन को तो आम लेजिस्लेशन में बात नहीं करने दी जाती। अब इसमें तो ये बड़ा पंडोरा बॉक्स है, उसमें
कि ऐसा नहीं है नामुमकिन कोई चीज है किसी भी डायरेक्शन में। ये जमहूरी हक है पार्लियामेंट का, पार्टीज का, तो अपनी अपनी राय रखे, डेलिब्रेशन हो, ठीक है, उसके बाद जो भी फैसला हो तो वो उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन ये अभी जो सूरत हाल है, ये खौफ का आलम है, ये खौफ की जो है मैनिफेस्टेशन है, मेरे ख्याल डेमोन्स्ट्रेशन है कि ठीक है। आपको पॉइंट आगे शशि, मैं है। वापस आऊंगी आपके पास। आप कह रही हैं कि ये खौफ की वजह से हो रहा है। काकर साहब, जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त सूट करता था सीक्रेट बैलेट, या सूट किया तो उस वक्त इतना वावेला नहीं हुआ, और वो अपोजिशन की जमातों को 14 मेंबर्स का नहीं पता। अब वो कहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में आके कि खान साहब को पता, खान साहब बताएं, क्योंकि खान साहब ये कहते थे हमें पता है। और अब एक वीडियो भी आ गई जो कि पीटीआई के अपने लोगों के हवाले से है। आपको भी लगता है कि अगर नीयत साफ़ है और वाकई चाहते ये हैं कि शफाफियत आए, तो फिर इस इलेक्शंस के बाद एक प्रॉपर जो पार्लिमानी कमेटी कह रही है पीडीएम बनाएं और कंसल्टेशन करें और कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद अमेंडमेंट लेके आएं? यू थिंक कि दैट इज़ वे फॉरवर्ड या नहीं हो सकता? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो शशि हमारी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट और कमिटेड कॉलीग हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, एक कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे। बुनियादी तौर पर ये जंग ऐसे ही लोगों की है जैसे शशि पलेजो है, या पीटीआई में 5 और मैं नाम आपको गिनवा सकता हूँ, नून में जो लोअर मिडिल क्लास आइडियोलॉजिकल वर्कर है, उसको ये एजेंडा सूट करता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों और पार्टीज़ के पास इतनी स्पेस मौजूद हो कि वो विदाउट फाइनेंशियल कंसिड्रेशंस अपनी नॉमिनेशंस दें, और जो फेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, वो उसकी कोई लाइनिंग हो, सेंटर ऑफ द राइट हो, सेंटर ऑफ द लेफ्ट हो, अल्ट्रा लेफ्ट हो, अल्ट्रा राइट हो, लेकिन जो उनका जेन्युइन एक्चुअल फेस है, उस फेस की जो रिप्रेजेंटेशन जिस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने देनी है, ये मजबूरियाँ, ये कदगन उस पार्लिमानी निज़ाम की ना हो उस पार्टी की लीडरशिप पे कि वो चाहें तो उनको नॉमिनेट कर सके, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो लीडरशिप भी ज़्यादा अकाउंटेबल होगी, ओपन टू क्रिटिसिज्म होगी। इस वक्त तो जब आप सामने लेकर ये बात आते हैं तो लीडरशिप अपनी आपको रैशनलाइज कर रही होती है, अपनी मजबूरियां बयान कर रही होती है, जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज हैं उनका तस्करा हो रहा होता है, तो एक हौच पौच बना हुआ है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, वे फॉरवर्ड यकीनन यही है, वे फॉरवर्ड यही है कि हमें बैठना होगा, और ज़ाहिर है पार्लिमानी निज़ाम में पार्लिमान ने ही फैसला करना है, सवरेनिटी लाइज विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत जिनके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट इस वक्त ना हुकूमत के पास है, ज़ाहिर है अपोजिशन के पास तो है ही नहीं। आपने कोऑर्डिनेट करके विद इन कमेटीज़ इसको डिलिब्रेट करना होगा, डिस्कस करना होगा, और उन डिस्कशंस के बाद अगर कंसेंसस नहीं बन सकता तो एटलीस्ट अगर मेजॉरिटी डिसीजन भी आ जाता है ना, तो इट वुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, टाइमिंग के मामले के ऊपर बार बार शक का इजहार, और आपको लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक दिन के बाद हेयरिंग है, उससे एक दिन पहले वीडियो सामने आ गई, उस पर तहकीकात भी हो रही हैं, सारा सिनेरियो आपको कैसे लगता है कि वाकई टाइमिंग का मसला है? अदरवाइज तो सभी को शायद ओपन बैलेट सूट करेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ओपन बैलेट से सिर्फ सेनेटर्स का इंतखाब कराना चाहते हैं, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नहीं कराना चाहते। जो ऑर्डिनेंस भी आया है और जो इमरान खान साहब की तजवीज़ है वो सिर्फ सेनेटर्स के इंतखाब तक है, जबकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वो वही तरीका बरकरार रखना चाहते हैं जो संजरानी साहब के लिए या जो पहले मौजूद है। तो इसलिए ये हाफ ट्रांसपेरेंसी की बात है, क्योंकि असल तो मंडी लगती है जब चेयरमैन का इलेक्शन होता है। और इस बार भी हम देखेंगे कि जब चेयरमैन का इलेक्शन होगा तो दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान 1 या 2 वोटों का फर्क होगा। कुछ कैलकुलेशंस कह रही हैं कि अपोजिशन के पास 2 वोटों की अक्सरियत फिर भी बरकरार रह जाएगी, और कुछ कैलकुलेशंस कह रही हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अच्छा मैनेज कर लिया तो एक आध वोट की गवर्नमेंट की अक्सरियत आ जाएगी। तो ये बहुत थिन सी मेजॉरिटी होगी, अगर गवर्नमेंट की भी होगी या अपोजिशन की भी होगी। तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब तो फिर इमरान खान साहब भी कहते हैं पुराने तरीके से ही होना चाहिए जैसे पहले हुआ है, वो उसको चेंज करने के हक में नहीं, अगर आप उनका मुजवजा ऑर्डिनेंस भी पढ़ लें। बाकी जहां तक टाइमिंग की बात है, मेरे ख्याल ये टाइमिंग नहीं, ये नैरेटिव्स की बात है।
इमरान खान साहब को ये पता है कि आप नैरेटिव बिल्ड कर लें और उसके पीछे चाहे अमल ना भी हो तो आप लोगों को मीडिया और नैरेटिव से कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछले 3 4 5 साल में लोगों को बहुत सी बातों में कंफ्यूज किया है। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो वो ऑपोजिशन के लोगों को पंजाब में खरीदने के लिए रोज बुजदार साहब 2 3 एमपीएस के साथ ऑपोजिशन के नाश्ता करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ है, उनसे वोट लेने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी की भी बात हो रही है। ये पॉलिसी और पोस्चर का फर्क है। जो इमरान खान साहब की सियासत को अगर हम स्टडी करें तो उसमें पॉलिसी और पोस्चर का जो फर्क हमें नजर आता है वो बहुत वाइड है और वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मुजम्मिल साहब, ये आपने पंजाब का जिक्र किया, मुझे जरा जल्दी से पंजाब की सूरत हाल भी बता दें, बिकॉज आपने बड़ी गहरी निगाह रखी हुई है। ये यासर लगारी वाला मामला सामने आया, आज राना सनाउल्लाह ने दावा किया जी कि बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? देखें, ये तो अभी तो 2 एमपीएस हैं पीटीआई के जिन्होंने सिर्फ कहा है कि हम नाराज हैं, खुरम लगारी और एक दाऊद सुलेमानी, और मेरा ख्याल है कि जब वोटिंग का वक्त आएगा वो पीटीआई के साथ ही होंगे। असल डेंट पीएमएलएन को ही डलना है। देखें, अगर अददी एतबार से जाएं तो 6 सीटें पीटीआई की हुकूमत को मिलनी चाहिए और 5 सीटें ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए, लेकिन कोशिश सारी ये हो रही है कि हुकूमत 7 सीटें ले ले और अपने हिस्से से 1 सीट ज्यादा ले ले और ऑपोजिशन की 1 सीट कम कर ले। अगर ये 1 सीट का फर्क वो डाल लेती हैं तो ये आगे चेयरमैन सेनेट के लिए बहुत वाइटल हो जाएगा। जब वो गवर्नमेंट की ऑपोजिशन की 1 सीट पंजाब से चुरा लेंगे तो उनके लिए ये बहुत आगे जाके बहुत आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, ज्यादा पंजाब के मैं वापस इस नुक्ते पे आती हूँ कि पंजाब में क्या वाकई एमपीएस को खरीदने की बात हो रही है। इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान की बात भी की थी। काकर साहब, आपसे बलूचिस्तान की सूरत हाल भी पूछूंगी, और उन्होंने ये भी कहा जी कि 60 और 70 करोड़ की बोली लग रही है। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ससी, ये जो पैसों के लेन देन की बात है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि काकर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि जो मिडिल क्लास का पॉलिटिकल वर्कर है उसको तो ये एजेंडा सूट करता है, लेकिन वो जो अब्दुल कादर जैसे कॉन्ट्रैक्टर बलूचिस्तान से सामने आ रहे हैं, बाकी जमातों में भी ऐसे लोग हैं, जाहिर है वो बिजनेसमैन हैं, उनका पैसा, उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेवर करता है, और ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे लोग हैं। कोई भी ऐसी जमात आप एक्सेप्शनल नहीं कह सकते कि जहाँ पे सिर्फ मिडिल क्लास का वर्कर होगा। तो ये कल्चर, आपको नहीं लगता कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है? ये जो डिबेट अभी हो रही है, चले इस इलेक्शन से पहले हो या बाद में हो, लेकिन शायद हम पॉलिटिकल कल्चर को दुरुस्त कर सकते हैं। रंजीला, ये देखिए रुख किस चीज से हम देख रहे हैं, किस हवाले से चीजों को देखने वाला होना खराब चीज नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसका अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी हवाले से, चाहे सियासत हो या कोई और चीज, सियासत में ज्यादा हमें ख्याल इस वजह से भी रखना चाहिए क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे होते हैं, तो उसमें आकर माल बनाना ये तो सरीहन गलत एक चीज है जिसको हर तरह से न सिर्फ कंडेम किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए और उसको किसी भी तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने आपने अनवर काकर साहब, अनवर साहब और मुजम्मिल साहब सबने देखा है कि पाकिस्तान जब से बना है, जब भी पार्लियामेंट्री जो भी असेंबलीज आई हैं या कुछ इस तरह, तो उसमें कुछ देखे अनदेखे हाथ एक्टिव हो जाते हैं और उसमें फिर सारा जोर होता है वो पैसों की लेन देन या इस किस्म की जो हरबे जो डिस्करेज करती है, जो असल जो जिन लोगों में पोटेंशियल होता है, जो अपने बलबूते पे, अपने जहन, दिल और कमिटमेंट के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें ये मार आ जाती है पैसे की। तो लेकिन ये तकरीबन सारी जमातों में इस चीज का शिकार रही है। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई जो बात करती है वो मैनिफेस्टो में भी हिस्सा बनाती है कि भाई हम तो ये, लेकिन अभी भी देखें कि अभी परसों का ही बयान है वज़ीर-ए-आज़म साहब का
वो कहते हैं अगर ये खुफिया वोटिंग हुई तो खुद अपोजिशन को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तो वजह हमें बताना चाहिए कि किस वजह से, क्यों, और दूसरी ये कि पीटीआई की वो जो आ रही है उसमें भी लेन देन किसी भी हवाले से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जो है पीटीआई सब में आगे आगे। तो ये मामला हैं और इसको डिस्करेज करना होगा। इस चीज को, ये दरवाजे बंद करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सचेंज की हम बात करते हैं वो भी मुश्किल होता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत इतना पनपना ही नहीं उसको दिया गया, फिर जो बुनियादी तब्दीली होती है वो तो और भी मुश्किल होती है। जो एक बात कोई बंदा करेगा अभी तो उसका तो वो उसको तो डिस्करेज किया जाएगा, उसको तो फिर ऐवानों से ही बाहर फेंक दिया जाएगा, उसको तो आगे ही नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि बात उसूल की है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जदोजहद से आगे आई हैं उन पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है मेरे ख्याल में, क्योंकि पीटीआई जो है वो उससे अवाम ने बड़ी ही ख्वाब आस लगाए रखी, लेकिन पीटीआई के खुद के जो अपने मिनिस्टर्स भी जो है उसमें सामने आए, उसमें इन्वॉल्व निकले, और जो सेनेट के इलेक्शंस हुए मेरे ख्याल में उससे बड़ा धब्बा और क्या होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूंगी शशि, एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो कि जाहिर है आइन की रूह के मुताबिक अगर सूबों के तनासुब की सेनेट में बात होनी है तो फिर फारूक एच नाइक, पलविशा इज़ अ गुड फ्रेंड, मैं नाम सिर्फ उनका इसलिए ले रही हूँ कि फिर आप दूसरे सूबों से उठा के लोगों को दूसरे सूबों के टिकट्स देते हैं। मैं इस पर वापस आती हूँ, लेकिन ये नुकता हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन काकर साहब, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स लफ्ज़ कहने को बड़ा लोग समझते हैं कि शायद हमारा रोमांटिसिज्म है सहाफ़ियों का कि हम डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। फैसल वावड़ा साहब ने नाअहल हो जाना है, उनको साफ नज़र आ रहा है, और उनको नॉमिनेट कर दिया खान साहब ने, क्योंकि आप हुकूमती स्पोक्स पर्सन भी हैं। आपको लगता है कि ये जो इस तरह के लोगों का सामने आना है और उनको इतना ज़्यादा डिफेंड करना है कि अगर किसी ने गलत हरकत की है बजाय इसके कि उसको कोई पेनल्टी पड़े उसको रिवार्ड ही दिया जा रहा है, ये क्या है? ये कौन सी सियासत है? देखिए, मुझे इट्स प्री मैच्योर कि हम इस पे कमेंट करें कि फैसल वावड़ा के केस में क्या होगा। अगर सामने आने से पहले वो एक डिसीजन लेते हैं, डिस्कशन उस पॉलिटिकल पार्टी का है, वो अपने एक अहम मेंबर को पार्लियामेंट के दूसरे फ्लोर पे लाना चाहते हैं, दूसरे फोरम पे लाना चाहते हैं। आइनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे उस पर कोई कदगन नहीं है, तो मुझे उसमें कोई ऐसा सच बात नज़र नहीं आ रही है। पर्टिकुलरली फैसल वावड़ा साहब के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। और अब्दुल कादर जो बलूचिस्तान में लोग कह रहे हैं जी कि पैसे की वजह से सिर्फ आप उनको सामने ला रहे हैं। देखिए, मैं तो ना उनको ला रहा हूँ ना मैं उनको इस तरह जानता हूँ। हाँ, इतना मुझे पता है कि उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। वो क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं उन्हें नहीं जानता। बाकी एक पार्टी ने उनके मुतालिक अपना फ़ैसला किया है, मैं उस पार्टी की तो नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ। हुकूमती फ़ैसला नहीं है, ये पार्टी का फ़ैसला। ओके, अब मुझे बलूचिस्तान के MPs का बताइए। अगर ये प्राइम मिनिस्टर का कोई हुकूमती फ़ैसला होता मैं हर सूरत में उसको डिफेंड करता। बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान के MPs के बारे में इस तरह का बयान वज़ीर आज़म की तरफ से आना, बलूचिस्तान के अवाम ज़ाहिर है हम कहते हैं दहाइयों से महरूम है। अब आप लोग कहते हैं कि वहाँ पे हकीकी, आपकी जमात का ये दावा कि अब वहाँ पे हकीकी लीडरशिप है और एक पूरी हुकूमत ज़ाहिर है वहाँ पे तब्दील हुई है। अगर आज लोग ये सुने कि वहाँ का MPA 70 करोड़ 60 करोड़ में वोट बेच रहा है, तो आप बताइए कि ये बलूचिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन है? देखिए, मैं MPA के हवाले से नहीं, गालिबन शायद एक सेनेट की सीट पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर पब्लिकली ये बात कर रहे हैं, उनकी बड़े सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, डिफरेंट इनपुट्स उनको आती हैं, और मैं न उनकी इंटेंशन को डाउट करता हूँ न उनकी इन्फॉर्मेशन को डाउट करता हूँ। मुझे लगता है कि बात दुरुस्त होगी, मेरा गुमान भी यही है। हैविंग सेड दिस, उसके मैं खुद सेनेट में आया हूँ 20,000 रुपये खर्च करके, हम जैसे एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। ये टेंडेंसी प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि यार 70 करोड़ बलूचिस्तान में अगर ख़र्चा हो रहा है ये बहुत अच्छा अमल है, बहुत इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। ऑल फॉर मोर द रीज़न जो ऑर्डिनेंस वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या जो लेजिस्लेशन के हवाले से बात हो रही थी वो इसी तरह की चीज़ों की हौसला शिकनी के लिए थी। अब जब कानून नहीं है और आप उसको किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से रोकने से रहे, तो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस किस तरीके से रियासत या हुकूमत रोक सकती है? कोई भी आपके पास टूल नहीं है। आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आप किसी को के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। कि लोग इतना पैसा लगा के आए? देखिए, दे आर पेइंग फॉर द प्रिविलेज। ओके, इट्स अ पेड प्रिविलेज।
इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लोग अरबों रुपए मुख्तलिफ ज़राए से कमाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की नफ्सियात है कि किसी अथॉरिटी ने, पुलिस वाले ने सड़क पे रोक दिया, तो जब तक आप उसको बताएं कि मैं इतना बड़ा सरमाएदार हूँ, तो वो आपको एक दफ़ा थाने लेके जाएगा। लेकिन अगर आप कह दें कि जनाब मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मैं कौमी असेंबली का, कानूनी काम पे रोकेगी नहीं, सड़क पे भी रोक देती है। अच्छा। इनकी ईगो इतनी इन्फ्लेटेड होती है कि सड़क पे भी किसी अथॉरिटी से रुकना शायद ज़्यादा पसंद नहीं ठीक करते। हो गया। सौरवर्दी साहब, ऐसा क्या है सेनेट, आपको याद होगा हमने 2002 से 8 का ज़माना था, उसमें भी 4 करोड़ जो है वो रेट पता चला था जब मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के हवाले से कुछ बातें और ख़बरें सामने आई थी। तो क्यों इतना पैसा लगा के आ रहे हैं? वो काकर साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि दे आर पेइंग फॉर द प्रिविलेज। खान साहब कहते हैं जो पैसा लगा के आएगा वो पैसा कमाएगा भी, बनाएगा भी। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा, मेरा व्यू डिफरेंट है जी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में हमने पहले ही अपने अरकान पार्लियामेंट को इतना मजबूर और बेकस कर दिया है सियासी जमातों की क़यादत के आगे कि वो बिल्कुल उनके ग़ुलाम बन के रह गए हैं। और हमने पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प देखा है, क्योंकि अरकान इस चीज़ पर पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते, इस चीज़ पर पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते, तो अरकान की अपनी राय जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है और वो पार्टी की राय के बिल्कुल ग़ुलाम बन के रह गए हैं। इसीलिए हम बार बार सवाल करते हैं कि पार्लियामेंट फाल नहीं है, पार्लियामेंट इफेक्टिव नहीं है, या जमातों के अंदर कितनी जमहूरियत है। ये टिकटों की तकसीम का मामला भी आप देखें, हमारी सियासी जमातों में आमरीत है। अगर पार्टी क़यादत ने किसी से पैसे लेकर टिकट दे दिया है तो वो जायज़ है, लेकिन अगर अरकान पार्लियामेंट ने किसी को वोट दे दिया है तो वो नाजायज़ है। मतलब अगर तो पार्टी क़यादत किसी को ठेकेदार को, अपने किसी इन्वेस्टर को, अपने किसी को ओब्लाइज करने के लिए टिकट दे दे तो वो जायज़ है, जैसे कि तीनों पार्टियां दे भी रही हैं चारों। और अगर अरकान पार्लियामेंट ने किसी को वोट दे दिया है तो वो बहुत नाजायज बात है। 70 करोड़ अगर 1 अरब पार्लियामेंट का अगर पार्टी की क़यादत ले ले तो वो जायज है पार्टी फंड में, लेकिन अगर अरकान पार्लियामेंट ले लें तो नाजायज है। पहली बात तो ये है कि दोनों चीजें नाजायज होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले टिकटों की तकसीम का निज़ाम के लिए इस्लाहात आनी चाहिए और शफाफियत आनी चाहिए। हम अब जो मुजवजा अमेंडमेंट है, जो ऑर्डिनेंस है, उसमें भी इमरान खान साहब ने ये तजवीज़ किया है कि जो पार्टी क़यादत है वो वोट देख सकेगी जाकर के किसने किसको डाला है। मतलब वो अपनी सियासी जमातों के अंदर जो आमरीत है उसको मजबूत कर रहे हैं, बल्कि उसको कमजोर करने की बजाय। और मैं समझता हूं कि ये पैसे तब खत्म होंगे जब टिकटों की तकसीम का निज़ाम शफाफ होगा, जब सेनेट के टिकट लेने के लिए जिस पार्टी से किसी ने लेना होगा वो उसके जो वोटिंग हाउस है, अरकान पार्लियामेंट हैं, उनसे जाके टिकट मांगेगा और वहां उनकी मर्जी और मुशावरत से टिकट दिए जाएंगे। उसका जो भी तरीका निकले, जैसे दुनिया में टिकटों की तकसीम का है कि लोग कैसे नॉमिनेशन हासिल की जाती है, कैसे पार्टी का टिकट हासिल किया जाता है, तो जब तक ड्राइंग रूमों में बैठ के टिकट बटेंगे, जब तक टेलीफोन कॉलों पे टिकट बटेंगे, तब तक रेट लगेगा। आपने अरकान पार्लियामेंट को नहीं लेने देने तो पार्टी क़यादत ले लेगी, लेकिन पैसा तो चलेगा ना। वो कहते हैं वो ना लें हम ले लें। लिहाजा मैं समझता हूं कि बदलना होगा तो कहीं ना कहीं पार्टी क़यादत को भी मजबूर करना होगा कि वो अपने अरकान पार्लियामेंट की मर्जी से सेनेट के टिकट देंगे। जिन्होंने वोट डालना है उनकी कोई मुशावरत ही नहीं है, उनको आप कहते हैं वो रबड़ स्टैम्प की तरह जाकर आपके दिए हुए लोगों को वोट डाल दें, तो ये भी कोई जमहूरियत नहीं। ठीक हो गया जी। वापस आते हैं जी, ब्रेक एक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आइन की रूह जो है वो ऐवान बाला के हवाले से क्या सोच थी, उसके पीछे क्या विजडम था, और क्यों छोटे सूबों को जो आबादी के लिहाज से या वसाइल के हिसाब से छोटे सूबे थे उनको अददी एतबार से एक ऐसा तनासुब दिया गया कि बराबरी की बुनियाद पे तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो सेनेट में। तो जिस तरीके से हम अब देख रहे हैं तमाम सियासी जमातें, जो कराची से किसी का वोट इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहा है, इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल हो रहा है, केपी, पंजाब, बलूचिस्तान, मतलब हर जगह पे ये सूरत हाल नज़र आ रही है। इसका क्या असर होगा जो असल रूह है सेनेट के हवाले से, उस पर बात करेंगे अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शशि, ये सवाल आपके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका मौजूदा आइन की बहाली में, फिर 18वीं तरमीम में, फिर सूबाई खुद मुख्तारी की लड़ाई में एक काफ़ी अहम और मरकज़ी किरदार रहा है, और उसका जमात को ड्यू क्रेडिट भी हम भी देते हैं और जमात क्रेडिट लेती भी है। तो आपको नहीं लगता है कि वो जो तनासुब वाली चीज़ है, अगर पंजाब और सिंध को बराबर तनासुब और नुमाइंदगी देनी चाहिए थी सेनेट में, तो फिर आप पंजाबियों को अगर उनका सिंध वोट करेंगे ट्रांसफ़र, तो वो आइन की जो रूह है वो मजरूह होगी या नहीं होगी? देखिए, ये किसी एक सूबे से या किसी एक पार्टी ने ये प्रैक्टिस सिर्फ नहीं की, ये हर तरफ से ये हुआ है। तो अगर ये ठीक नहीं है तो भी सब ने ये चीज की है, और अगर जो भी है उसको आप कहें, बिल्कुल आपने ये बात सही की कि आइन में जब ये सेनेट की गुंजाइश या बात ये रखी गई, तो उसमें यही था कि आपकी जो है बराबरी के बुनियाद पर जो है वो सीट्स हों, यानी तनासब में तो जाहिर बात है पॉपुलेशन और एराजी के हवाले से ऊपर नीचे है, लेकिन बराबरी हो, ताकि एक फेडरेशन की जो रियल ट्रू एसेंस जो है वो सामने आए, और उसमें सूबे अपनी सूबायत की बात भले करें, अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से रखें, लेकिन उनका न्यूक्लियस जो है वो फेडरेशन हो। उसको स्ट्रेंथनिंग इस तरह किया जा सकता है कि सूबों को आप जो है हुकूक जो है, जो आइन में दर्ज है, जो आइनी फ्रेमवर्क में वो दर्ज है, उस लाइन को लेते हुए उसको जो है उसको यकीनी बनाया जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी, या जो लेजिस्लेशन में और भी बेहतरी हो सकती है। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मेंबर्स जो हैं पार्टी अपने दूसरे सूबे से कराती हैं। ये प्रैक्टिस आपके ख्याल में ठीक है या नहीं ठीक है, या ये प्रैक्टिस ये देखिए, सूलन प्रैक्टिस अगर ठीक नहीं है तब भी उसमें सारी पार्टी उसमें आती हैं। आपने अभी परवेश शाह की बात की, मेरी भी बड़ी अच्छी दोस्त है, मेरे ख्याल में सिर्फ वो तो नहीं पीपल्स पार्टी एक सूबे से दूसरे में लेकर आई। नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं नून से, जो है वो नून के भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो आपके इस्लामाबाद यानी सेंटर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ से तो कोई भी सूबे का बंदा यानी मेंबर हो सकता है, सिंधी, पंजाबी, बलोची। दूसरे सूबे में भी ये नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एड्रेस और डोमिसाइल के हवाले से वो चीजें आती हैं। तो मेरे ख्याल में ये ठीक हो गया, आपको पॉइंट आ गया। मुझे क्विकली ये भी बता दें कि जो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा हुकूमत के लिए? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पीडीएम की पहले स्ट्रेटेजी थी जलसे जुलूसों के हवाले से, अब ये स्ट्रेटेजी का दूसरा लेवल है, और इस फेज में जो है इलेक्शन साथ मिलकर लड़ना, वो भी सेनेट जैसा अपर हाउस का, मेरे ख्याल में इसमें काफी मुझे लगता है कि एक बेहतर रिजल्ट भी आ सकते हैं, और कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव एफर्ट के साथ बढ़ेंगे तो ये बॉन्ड आपको जो बॉन्डिंग जो है ये मजीद बेहतरी की तरफ जाती दिखाई देगी। काकर साहब, पीडीएम इकट्ठे होके अपने उम्मीदवार सामने ला रही है, आपको लगता है कि ये एक चैलेंज हो सकता है सेनेट में? अददी एतबार से जो भी मुजम्मल साहब कह रहे थे कि 1 और 2 वोट्स का फ़र्क कहीं ना कहीं पड़ेगा। अब खैर मुजम्मल साहब को ये स्पेस अवेलेबल है कि वो एनालिस्ट है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम यही आ रही है ना कि यहाँ पे अगर पीडीएम जीतती है तो वो कैसे जीतेगी, मतलब गवर्नमेंट साइड के एमएनएस को मैनूवर करेगी, तो क्या दुरुस्त है? मतलब ये वो डायलेमास हैं, मॉरल डायलेमास हैं, जिसके लिए वंस एंड फॉर ऑल इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। शशि, रिफॉर्म्स के ऊपर आपने कहा कि पहले भी कुछ बात तो होती रही है, लेकिन सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन चलिए, अब अगर हुकूमत कह रही है कि हम तो सीरियस हैं, अब तो वो सारा मलबा अपोजिशन पे डालते हैं जी कि हम कह रहे हैं करें, वो नहीं करना चाहते, तो इसका कोई वे फॉरवर्ड आपके सामने है कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? पीडीएम का मौक़िफ़ एक सामने ये भी आता है, शायद हकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि पार्लिमानी कमेटी बनाएं इन इलेक्शंस के बाद, तो आपको लगता है कि वो तरीका बेहतर है? जिला रिफॉर्म्स के हवाले से सिर्फ महज हवा में बात या मुख्तसर नहीं होती है, उसके हवाले से काफी डेलिब्रेशन जो है हुई है, और रिकमेंडेशन तगड़ी अच्छी खासी वो आपके सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। ज्वाइंट कमेटी वाला तो दोनों हाउसेस में भी अलग वो है, और उसको मजीद आगे लाकर उसको कर दिया था। मैं मुख्तसर काकर साहब ने अपनी राय रखी, वी एग्री टू डिसएग्री ऑब्वियसली,
लेकिन वहाँ जो 18 अमेंडमेंट के हवाले से बात आई, मेरे ख्याल में कोई एक कम्प्रिहेंसिव एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का पैकेज था, उससे सूबों को मजीद स्ट्रेंथन किया गया है। ज्यादा हो सकते हैं, अलग की पसंदी वाली सोच को हम खत्म कर सकते हैं इस हवाले से। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही उसने अहम किरदार अदा किया है 18 अमेंडमेंट। बाकी जो आपने कहा कि देखिए पीटीआई से भी कोई किसी पार्टी की जाती दुश्मनी नहीं है ना, पार्टी नून लीग भी पहले तो हरीफ रही है ना, अब मिल बैठी है। अब ये कि सारी जमातों को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजीद जो बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसमें जिस भी तरीके से अच्छी बात जहाँ से भी आनी चाहिए, मेरे ख्याल में सबको बड़े दिल से उसको मिल बैठकर उस पर जो नजर करके गौर करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, ऐसी कौन सी लेजिस्लेशन है, आप दोनों से ही और मुजम्मिल साहब से भी मैं पूछूंगी कि क्या ऐसी लेजिस्लेशन है कि जिसमें खान साहब को लगता है कि जब तक मेरे पास मेजॉरिटी नहीं होगी मैं कर नहीं सकता हूँ? क्योंकि जाहिर है जो भी कानून साजी होनी है वो इस मुल्क के लिए होनी है, और जहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अगर आप उनको एक पेज पे कोई ना कोई तो रास्ता होता है ना। पाकिस्तान में इतनी अमेंडमेंट्स पहले भी हुई हैं, पाकिस्तान में एक पूरा आइन है, ये सब कुछ डेलिब्रेशन के साथ ही बना है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस है पाकिस्तान में, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म के हवाले से हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से हैं, आपके जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से, जैसे फेटअप वगैरह के थे वहाँ पे लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट थी। शायद बहुत सारे आइन में ऐसी चीज़ें हैं आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ इख्तलाफ के लिए या मुखालफत के लिए रास्ता रोकेगी? कतन नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे पूछ रही हूँ, आपको लगा है? कतन नहीं कह रहा हूँ। बाज़ औक़ात अपोजिशन ये काम करती भी है, उनका रोल है एज अपोजिशन, वो पॉलिटिकल पार्टीज ज़ाहिर है अपने अपने उनके गोल पोस्ट होते हैं, बाज़ औक़ात वो आपके साथ जेन्युइनली कोऑपरेट भी करना चाह रही होती है, दोनों सूरत हाल होती हैं। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है कि किस सिचुएशन में वो। ठीक है, लास्ट कमेंट ससी आपसे, 18वीं तरमीम का भी आपने जिक्र किया, एक हमें कहीं ना कहीं ये तासुर भी नज़र आया कि शायद 18वीं तरमीम को तब्दील करने के लिए खान साहब बड़े डेस्परेट हैं और वो चाहते हैं कि अपर हाउस में उनके पास मेजॉरिटी हो। आपको लगता है कोई ऐसा खदशा है अपोजिशन को भी? देखिए जो भी चीजें सीसीआई में आनी होती है, आपने देखा कैबिनेट कमेटी बनाकर उसको रोक देने की कोशिश की। अभी पीडा का जो आया ऑर्डिनेंस, तो उस ऐवान सदर पर ऑर्डिनेंस की तरकीब बन चुका लिटरली। उससे आपने देखा कि हम चाह रहे थे कि अगर वो ले तो करे, पार्लियामेंट में ले ही चीज नहीं होती, तो ये ऑर्डिनेंस की बात ये कहाँ लेके जाए, यानी कि वो वन साइडेड फैसले करना चाहते हैं। तो जैसे ये आइलैंड्स की बात थी, वो उसमें नहीं वो कामयाब हो सके, इतनी बड़ी रिजनमेंट सूबों से आई, बलूचिस्तान से बलूचिस्तान से ये रेजोल्यूशन सी आई। अब उसके अलावा आप बहुत सारी और सी आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आपकी जो है उन्होंने कोशिश की कि बाला ही बाला की जाए, तकरीरी के हवाले से भी फैसले किए जाए, या जो आपके जो सेंसस के हवाले से उसमें जो फेडरल लेजिस्लेशन 2 में जो चीजें दी गई है उसको वो अपनी काबीना से ही बाला बाला कर देना चाहते हैं। यानी उसमें वो उनको पता है कि ये चीज जो है ये उनको उनके उसमें जबरे में इंटरेस्ट को सर्व करते नजर नहीं आते। तो ये ऐसी बहुत सारी लेजिस्लेशन इनडायरेक्टली 18 अमेंडमेंट से भी, या एलएफसी का आप देख लें तो वो भी, ये सारी चीजें जो प्रूव हुई थी या उनको जो है बेहतर किया गया था, वो जाहिर बात है वो 18 अमेंडमेंट का ही वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पैकेज था, उसमें आई थी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी कानून साजियां हैं जिसमें खान साहब जो है छोटों सूबों को और दूसरी पार्टी को, लोगों को, आवाम को एक तरफ करके वो चाहते हैं जैसा मैं कहूँ बस ऐसा ही होता है। इस तरह नहीं होता। पार्लियामेंट का मतलब है जमहूरी अंदाज, और उसमें अपोजिशन का अहम रोल होता है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच काकर साहब आपका, ससी प्लेजो आपका, और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, तीनों की गुफ्तगू आपने सुनी जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होना चाहिए और वहाँ पे आवाम की हकीकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जो तासुर है कि किसी दबाव के तहत भी लेजिस्लेशन होती है या सेनेटर्स के ऊपर या पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर दबाव होता है, उनको कोर्स करने की कोशिश की जाती है, ये सारे तासुर पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को और पार्लिमानी निज़ाम को कमज़ोर करते। मौका है तमाम सियासी जमातों के पास कि वो इस पूरे माहौल को रिफॉर्म कर लें, लेकिन ज़ाहिर है वो एक लंबा प्रोसेस है, वो 10 दिनों में 15 दिनों में हो नहीं सकता। आज के लिए इतना ही जी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।